लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने एसएचएम पढ़ा था, तो आज हम लोग वेव्स स्टार्ट करेंगे। और वेव्स में पहले तो ये समझते हैं कि वेव्स होती क्या है। तो वेव्स बेसिकली होता क्या है कि वेव्स में जो एनर्जी और मोमेंटम होते हैं वो पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होते हैं कि पार्टिकल खुद उसको लेके नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रस्सी के एक एंड को दीवार से बांध दें और दूसरे एंड को आप ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवाएं, तो आप एनर्जी जो दे रहे हैं वो एक एंड को दे रहे हैं, लेकिन ऐसे करने से ये सारे पार्टिकल आगे के जो हैं वो भी इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेंगे। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करते जा रहे हैं, और ये एनर्जी मोमेंटम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। इसको हम लोग वेव्स कहते हैं। वेव्स को आप ये भी कह सकते हो, जैसे मान लो पानी की सरफेस में आप एक पत्थर जब डालते हो, तो जहां पे पत्थर गिरता है वहां पर पानी की सरफेस डिस्टर्ब हो जाती है, एक होल क्रिएट हो जाता है। जब होल क्रिएट होता है तो उस होल को भरने के लिए पानी बगल से आएगा और उस होल को भरेगा। जब पानी के बगल से आके उस होल को भरेगा तो एक बड़ा आपको रिंग दिखाई देगी, क्योंकि उस रिंग से पानी आकर उस होल को भरा। तो एक बड़ी रिंग जो बन गई, उस रिंग की खाली जगह को भरने के लिए पानी और दूर से आएगा, फिर इसको भरेगा। और इस तरीके से ये जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया है आपने एक पत्थर को डाल के, ये डिस्टरबेंस एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होके जा रहा है। ठीक है, लेकिन कोई पानी का पार्टिकल एक से दूसरी जगह नहीं चला गया, पानी का पार्टिकल उसी जगह ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन ये डिस्टरबेंस एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होके जा रहा है। तो वेव्स को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि वेव्स में जो एनर्जी और मोमेंटम है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होके जाते हैं विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, तो the momentum and energy travels from one point to another without the transfer of मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, तो मीडियम पार्टिकल खुद ट्रांसफर नहीं होते हैं, लेकिन ये अपनी एनर्जी और मोमेंटम दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं और फिर वो ट्रांसफर होकर आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, वेव्स कई तरीके की हो सकती हैं, और तो वेव को हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा, और क्लासिफाई करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स में जो पहला तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। कुछ वेव ऐसी होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, और जिन वेव को मीडियम चाहिए होता है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव कौन सी वेव है? दे रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, जैसे वाटर की ही वेव ले लो, तो वाटर की वेव को ट्रैवल करने के लिए वाटर का मीडियम चाहिए। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एक एंड को बांध के जब आप ऑसिलेट करा रहे हैं तो स्ट्रिंग में वेव आ रही है, तो अगेन स्ट्रिंग एक मीडियम है जिसके लिए पार्टिकल उसके वेव बनने में उसके लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और पार्टिकल को ऑसिलेट करवाने से वो एनर्जी मोमेंटम दूसरे पार्टिकल को दे रहे हैं। तो अगेन स्ट्रिंग भी एक मीडियम है। तो ऐसी वेव जिनके लिए मीडियम की जरूरत होती है उनको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए जो मीडियम है उस मीडियम के पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, इलास्टिसिटी होने का मतलब यह है कि अगर पार्टिकल जैसे वाटर में ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो ऊपर गया तो उसको खींच के वापस भी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसा इलास्टिक के साथ ही हो सकता है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींच देंगे तो स्प्रिंग में मास ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, क्योंकि स्प्रिंग इलास्टिक है। तो मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम के पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए और इनर्शिया भी होना चाहिए, जिससे कि वो अपने मोमेंटम को दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर कर पाए। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव होने के लिए मीडियम शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी।
ठीक है, तो इसको मैकेनिकल वेव कहेंगे। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग वेव, ठीक है, या वाटर वेव, या साउंड वेव। साउंड वेव भी गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में ट्रेवल करती है, तो उसको भी मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी वेव को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव। जो दूसरा होता है इसको हम कहेंगे नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव कौन? दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है, इनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल लाइट वेव। आपको पता है कि जो लाइट है ये बिना किसी मीडियम के ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, तो उसको मीडियम की जरूरत नहीं है। या इन जनरल हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जितनी भी एक्स रे, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सब जो है बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकती हैं, तो इनको हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, सेकंड जो है, जैसे पहला हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। मतलब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अगेन दो तरीके का है। एक है ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव का मतलब जब वेव ट्रैवल करके जा रही है, जैसे रस्सी के कैंड को आप ऑसिलेट कराओगे तो उसमें वेव ट्रैवल करके जाएगी, ठीक है। वाटर में पत्थर डालोगे तो वेव ट्रैवल करके जाएगी, इसको हम ट्रैवलिंग वेव कहते हैं, ठीक है। तो ट्रैवलिंग वेव कौन सी है? जो वेव दैट ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू another with constant स्पीड। जब तक मीडियम सेम है, उस वेव की स्पीड अगर सेम है तो उसको हम ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। कौन सी है ट्रैवलिंग वेव? एग्जाम्पल में आप कहोगे साउंड वेव ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। स्ट्रिंग वेव भी ट्रैवल करती है एक से दूसरी जगह पर, ठीक है। और लाइट वेव जो है अगेन वो भी ट्रैवल करती है। तो ये सारी वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो इसको ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। और इसमें जो दूसरा आता है वो आता है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव नाम से समझ में आता है कि ऐसी वेव जो एक जगह पे स्टैंड करती है। तो होता क्या है कि स्टैंडिंग वेव में जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, एनर्जी ट्रैवल नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो कि रस्सी को दो दीवार के दो एंड से बांध दें और रस्सी को हम बीच से खींच के छोड़ दें, तो रस्सी के पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे। इसमें वेव ना तो लेफ्ट में जा रही है ना राइट में जा रही है, एक ही जगह पे ऑसिलेट करेंगे। तो जो पार्टिकल्स होते हैं या जो एनर्जी होती है वो किसी दो पॉइंट के बीच में बाउंड होती है, और इस दो पॉइंट के बीच में ही सारे ऑसिलेशंस हो रहे होंगे, तो एनर्जी ट्रैवल नहीं कर रही है। इसको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। आगे जाकर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन द सिस्टम is bound between two points where the particles oscillates and no energy and momentum transfers beyond the fixed region, ठीक है। तो इसमें एनर्जी मोमेंटम एक से दूसरे एंड तक ट्रैवल नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही जगह पर ऑसिलेट करती है, ठीक है। और उस वेव की स्पीड कितनी होती है? वेव की जो स्पीड होती है इस केस में वो 0 होती है, ठीक है। थर्ड जो है क्लासिफिकेशन का जो तरीका है वो है ऑन
the basis of direction of propagation। मतलब वेव जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, और इसमें होती है वन डायमेंशन वेव। वन डायमेंशन वेव मतलब ऐसी वेव जो एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ट्रेवल्स इन सिंगल डायरेक्शन, जैसे स्ट्रिंग वेव। ठीक है, स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव में क्या होगा कि वेव इस तरीके की बनेगी और एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल होके जा रही। दूसरा है इसमें टू डायमेंशनल वेव। ये होता है ट्रैवल्स इन प्लेन। प्लेन का मतलब जैसे पानी की सरफेस पे पत्थर डालेंगे तो जो वेव बनेगी वो पानी की पूरी सरफेस में बनेगी, और सरफेस में जो वेव बन रही है या जो प्लेन में वेव बन रही है उसको हम लोग टू डायमेंशनल वेव कहेंगे। ठीक है, तो वाटर वेव ऑन सरफेस। ठीक है, वाटर वेव को हम रिपल्स भी कहते हैं। तो आगे अगर कहीं रिपल्स हम लोग यूज करेंगे या कहीं पे आप पढ़ते हो तो समझ में आ चाहिए कि वाटर वेव की बात कर रहे हैं। तीसरा है थ्री डायमेंशनल वेव। थ्री डायमेंशनल वेव क्या होती हैं? जो ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन, जैसे मान लो हम बात करते हैं बल्ब की, तो बल्ब से जो लाइट वेव निकलेंगी तो वो हर डायरेक्शन में जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि वो थ्री डायमेंशनल वेव है। ठीक है, या किसी सोर्स ऑफ साउंड से जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो वेव आगे ऊपर पीछे नीचे सब जगह जा रही हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये थ्री डायमेंशनल वेव। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? लाइट वेव फ्रॉम बल्ब। ठीक है, उसको थ्री डायमेंशनल वेव कहें। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन क्लासिफिकेशन है। फोर्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स पे ये दो पार्ट में क्लासिफाई होगा। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, और इसमें जो दूसरा होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब इन दोनों वेव में अंतर क्या होता है, तो इन दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं और डिफरेंसेस भी साथ साथ हम नोट करेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि इसमें जो ऑसिलेशन है पार्टिकल का, ऑसिलेशन ऑफ particles is perpendicular to direction of motion of wave। ठीक है, जैसे इस रस्सी है, तो रस्सी को अगर आप ऊपर नीचे ऑसिलेट करवाते हैं तो उसका पार्टिकल जो है, आप जिस रस्सी के सेंड को पकड़े उसी को देखो, इसका पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन जो वेव है वो इस तरफ जा रही है। तो वेव का जो मोशन का डायरेक्शन है और जो पार्टिकल के ऑसिलेशन का डायरेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है इसमें पार्टिकल जो होते हैं ये सिर्फ ऊपर और नीचे ऑसिलेट करते हैं, लेकिन जो वेव होती है ये इस तरफ ट्रैवल कर रही। ठीक है, इसमें होता है ऑसिलेशन ऑफ particle is along the direction of motion of wave। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जिस तरफ वेव जाती है पार्टिकल उसी तरफ ऑसिलेट करते हैं। तो जैसे मान लो कि वेव इस तरफ जा रही है, एक ट्यूब है जिसमें साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, तो इसमें पार्टिकल जो हैं ये इसी तरफ ऑसिलेट करते हैं। जितने भी पार्टिकल्स हैं ये इस तरफ ऑसिलेट करेंगे, मतलब वेव अगर इस तरफ जा रही है तो इसके पार्टिकल भी इसी तरीके से ऑसिलेट करते हैं। ठीक है,
तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है अगर वो ट्रैवल करेगी तो वेव अगर आगे की तरफ जा रही है तो पार्टिकल भी इसी तरीके से ऑसिलेट करते हैं। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि वेव आगे जा रही है, वेव आगे जा रही है तो पार्टिकल इसके ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस है। इट travels in the form of crest and trough। तो एक्चुअली ये जो वेव बनती है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट और इसको हम कहते हैं ट्रफ। तो जो भी ट्रांसवर्स वेव होती है वो क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ट्रैवल करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर इधर जा रही है तो उसके पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट करते हैं। तो जब पार्टिकल नजदीक आते हैं फिर दूर जाते हैं, फिर नजदीक आते हैं फिर दूर जाते हैं। तो जब पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं तो ये पार्टिकल इस तरीके से नजदीक आएंगे तो इस तरीके से दिखेंगे, और कुछ देर पर पार्टिकल दूर चले जाएंगे, फिर कहीं पर पार्टिकल फिर से नजदीक आ जाएंगे और फिर ये पार्टिकल दूर चले जाएंगे। तो पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से, जैसे ये पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये जब नजदीक आएंगे तो ये डायग्राम बन जाएगा, ये पार्टिकल नजदीक आए तो ये डायग्राम बन गया, और ये पार्टिकल दूर गए तो ये बन गया। ठीक, तो जो ये वाली वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आते हैं और दूर जाते हैं, और दूर जाते हैं और नजदीक आने से क्या होता है कि जब पार्टिकल नजदीक आते हैं तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है, और जब पार्टिकल दूर जाते हैं इसको हम कहते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करती है तो इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ठीक है, ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ठीक है, जहां जहां पे कंप्रेशन आता है यहां पे प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, और जहां पे रेयरफैक्शन आता है यहां प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो कंप्रेशन होने से क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आते हैं, डेंसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर भी बढ़ जाता है, और जब पार्टिकल दूर जाते हैं डेंसिटी घट जाती है तो प्रेशर भी घट जाता है। तो जहां पे प्रेशर बढ़ता है उसको कंप्रेशन कहते हैं, जहां प्रेशर घटता है उसको हम लोग रेयरफैक्शन कहते हैं। ठीक है, जो ट्रांसवर्स वेव होती है इट कैन ट्रैवल इन सॉलिड, आप देख सकते हैं रस्सी सॉलिड होती है, और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो वाटर की सरफेस में जो वेव ट्रैवल कर रही है वो ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है इट कैन ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में ये ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, अच्छा, वाटर की सरफेस में जो ट्रैवल करती है वो ट्रांसवर्स वेव है। बिलो द सरफेस इज लॉन्गिट्यूडनल, वाटर की या किसी भी लिक्विड के सरफेस के नीचे भी एक वेव ट्रैवल करती है, इसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। हमको दिखती काली सरफेस की है जिसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। ठीक है, ये वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करेगी या ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये वेव मैकेनिकल भी हो सकती है एंड नॉन मैकेनिकल भी हो सकती है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल ही होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव। मैकेनिकल वेव में आप स्ट्रिंग मान सकते हो और नॉन मैकेनिकल वेव में लाइट मान सकते हो। तो नॉन मैकेनिकल वेव भी हो सकती हैं, ये मैकेनिकल भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो वेव होती है हमेशा मैकेनिकल होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए या क्लासिफिकेशन हो गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स कौन सी हैं, और हम लोग इन सारी वेव्स को फिर एक एक करके पढ़ेंगे कि भाई हम लोग अगर ट्रांसवर्स वेव पढ़ रहे हैं तो वो कौन सी हैं, और फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ रहे हैं तो वो कौन सी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या है। तो जनरल इक्वेशन
ऑफ वेव। कोई भी इक्वेशन जो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। ये कोई फंक्शन है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, लॉग हो सकता है, लेकिन कोई भी फंक्शन इस तरीके का रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो वेव हो सकती है। अब जो भी वेव है वो किसी ना किसी स्पीड से ट्रैवल करती है, तो अगर आपको कभी भी पता करना है कि स्पीड ऑफ वेव क्या है, तो स्पीड ऑफ वेव होता है कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी मतलब टी के संग जो लगा हुआ है डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहां पे आ जाएगा ये b डिवाइड बाई ए। तो जो टाइम के संग लगा है वो और जो x के संग लगा है वो, इनका रेशियो स्पीड ऑफ वेव बताएगा। ठीक है, तो पहला स्पीड ऑफ वेव हो गया। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल कैसे निकालें, क्योंकि वेव ट्रैवल करेगी तो किसी न किसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो आपको ये याद रखना है कि अगर इक्वेशन ऐसी है ए एक्स प्लस बी टी, ए और बी पॉजिटिव हम मान रहे हैं, या माइनस ए एक्स माइनस बी टी, ये दोनों वेव जो हैं ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, क्योंकि एक्स है तो एक्स में ट्रैवल करना है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन वेव ट्रैवल करेगी। वहीं अगर एक पॉजिटिव है ए एक्स प्लस बी टी, ए एक्स माइनस बी टी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है माइनस ए एक्स प्लस बी टी, तो इन दोनों का मतलब है कि ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो हम ये इक्वेशन देख के बता सकते हैं कि वेव की स्पीड कितनी है और ये बता सकते हैं कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, इक्वेशन कर सकते हैं इसके ऊपर। इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y is equal to 16 upon 2 plus 2x minus 4t का होल स्क्वायर। फाइंड पहला है स्पीड ऑफ वेव, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल और तीसरा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ये तीन चीजें निकालने को कही गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे ए एक्स माइनस बी टी का टर्म आ रहा है, बाकी क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ए एक्स माइनस बी टी का टर्म आ रहा है तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2 जो x के संग लगा है, b की वैल्यू है 4। तो अगर हमको स्पीड ऑफ द वेव पूछी गई है तो b अपॉन a मतलब 4/2, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक, सेकेंड पार्ट है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। तो आपको देखना है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में क्या सीखा था हमने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा हमसे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आपको ये पता है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि स्क्वायर किया गया है। ये मैक्सिमम तब होगा जब डेनोमिनेटर मिनिमम होगा, और डेनोमिनेटर मिनिमम हम चाहते हैं तो 2 को तो हम नहीं बदल सकते हैं, वो तो फिक्स है, इसको हम मिनिमम करना चाहेंगे। और कोई भी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर जो स्क्वायर है जो मिनिमम हो जाए, तो ये जब मिनिमम हो सकता है तो 0 हो सकता है। और अगर ये 0 मिनिमम है, क्योंकि ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, होगा तो पॉजिटिव ही, तो मिनिमम अगर ये 0 है तो डेनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, और डेनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा तो y की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी 16/2 + 0 मतलब 8 के बराबर, ये y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर पे मोस्टली जो पढ़ेंगे वो होती हैं सिंपल हार्मोनिक वेव या हार्मोनिक वेव। हम लोगों ने इसके पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, और हमको पता है कि जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें इक्वेशन जो है या साइन या कॉस के फॉर्म में आती है। तो उसी तरीके से सिंपल हार्मोनिक वेव ऐसी वेव होगी जिसकी इक्वेशन साइन या कॉस के फॉर्म में आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये किसी भी वेव की जनरल इक्वेशन है। आप देख सकते हैं कि ए एक्स प्लस माइनस बी टी का फॉर्म तो आ ही रहा है, फाई यहाँ पर है जो कांस्टेंट है, जैसे एसएचएम में फाई आता था
वैसे यहाँ पर भी फाई आएगा जो फेज के साथ रिलेट होता है। ठीक, ये एक हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है। अब हमको पता है कि एसएचएम में क्या होता था कि खाली एक के एक्स का टर्म नहीं आता था, बाकी सारे टर्म वहां पर भी आते थे। और ए वहां पे क्या होता था, एम्पलीट्यूड, यहां पर भी एम्पलीट्यूड है, ओमेगा की मदद से टाइम पीरियड निकालते थे और फाइव को हम इनिशियल फेज कहते थे। ठीक है, इस इक्वेशन में भी ए जो है ये कहा जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। वहां पे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होता था, यहां भी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कह सकते हो, क्योंकि पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तभी वेव बनती है। तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कहो या वेव का एम्पलीट्यूड कहो, दोनों सेम होता है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, के जो होता है इसको हम कहते हैं वेव नंबर, और इसका रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ, और के और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन होता है 2 पाई बाय लैम्डा। वेवलेंथ अभी हम समझते हैं। साइन के संग जो ब्रैकेट पे क्वांटिटी रखी हुई है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, इसको हम कहते हैं फेज ऑफ द वेव। ठीक है, एसएचएम में फेज क्या होता था, उसमें खाली के एक्स नहीं होता था, तो ओमेगा टी प्लस फाइव हम लोग फेज कहते थे। और यहां पे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव है, जो भी साइन के संग या कॉस के संग ब्रैकेट में है उसको हम कहते हैं फेज ऑफ द वेव। ठीक, अच्छा, ये जो वेवलेंथ की मैं बात कर रहा था, तो वेवलेंथ होती क्या है, तो अगर इस तरीके से वेव बनती है तो आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन यहां से यहां तक का जो है यही बार बार रिपीट हो रहा है। ये एक बार रिपीट हुआ और फिर ये आगे जाएगा तो फिर से रिपीट होगा, तो ये एक सिंगल वेव कही जाती है। ये एक दूसरी वेव जा रही है, और एक सिंगल वेव की जो लेंथ होती है इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। तो ये एक वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक, अगर ये एक वेवलेंथ है तो ये क्या लिख सकते हैं, ये आधी वेवलेंथ। ठीक है, और ये आधी वेवलेंथ है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 ऑफ दी वेवलेंथ। तो जो वेव नंबर है इसका रिलेशन वेवलेंथ के साथ आता है। अगर आपको वेवलेंथ पता है तो आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y is equal to 20 sin 2 pi x minus 4 pi t plus pi by 6. Find, पहला है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हमको पता है कि जो भी बाहर रखा होता है या एम्पलीट्यूड होता है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, 20 के बराबर। ठीक, सेकंड में हमसे पूछता है कि स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव कैसे निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है 4 पाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2 पाई, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड हो गई। ठीक है, थर्ड पार्ट में पूछता है टाइम पीरियड ऑफ वेव। तो टाइम पीरियड कैसे निकलता है, 2 पाई बाई ओमेगा से, ओमेगा हमेशा टाइम के संग लगा होता है, ओमेगा टी, तो यहां पे ओमेगा कितना है 4 पाई है, कितना आ जाएगा हाफ सेकेंड। चौथा बोलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कैसे निकलती है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का हमेशा इनवर्स होता है। तो अगर आपको टाइम पीरियड पता है 1/2, तो उसका उल्टा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी 2, और यूनिट क्या है इसकी 2 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक, नेक्स्ट पूछता है फाइंड द फेज ऑफ पार्टिकल विच इज एट x is equal to 2 at time t is equal to 1। तो फेज को निकालने के लिए पहले तो फेज की वैल्यू हम लिखते हैं। ये फेज है पूरी क्वांटिटी 2 पाई x माइनस 4 पाई t प्लस पाई बाई 6, ये फेज। और हमें जिस पार्टिकल का फेज निकालना है उसका x हमको 2 दिया हुआ है, और जब निकालना है तो टाइम 1 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 4 पाई माइनस 4 पाई, टाइम 1 पुट कर देंगे प्लस पाई बाई 6, तो इसका जो फेज होगा ये पाई बाई 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन दी है, उसका टाइम दिया है, तो फेज निकाल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी हैं कि भाई वेव किस तरीके से क्लासिफाई हम लोग करते हैं, कौन कौन सी तरीके की वेव्स होती हैं, ठीक है, किस डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई करना है। फिर हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बीच में डिफरेंस भी सीखा। अब हम लोगों ने ये सीखा कि इक्वेशन ऑफ वेव है क्या, और वेव की इक्वेशन जो भी दी होगी उसका यूज करके वेव की वेलोसिटी निकाली जा सकती है, और हम ये बता सकते हैं कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि मोस्टली हम लोग हार्मोनिक वेव की बात करेंगे, जो इसी तरीके से साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में लिखी रहेगी, और उस वेव को हम देखकर जो भी ये चीजें पूछी गई हैं वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, वेव के पार्ट को। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव को ही कंटिन्यू करेंगे, और इक्वेशन ऑफ वेव के साथ अब आगे ये सीखेंगे कि वेव में जो पार्टिकल है उनकी क्या वेलोसिटी है, वेव की खुद की क्या वेलोसिटी है। ठीक है, वेव की वेलोसिटी अलग है, वेव इस तरीके से आगे जा रही है अलग है, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं ये अलग है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है वो, और वेव की वेलोसिटी क्या है वो, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है।